नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पीसीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पे समझेंगे, जो विषय है खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन। हाल ही में जारी जो हुआ है, आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। इसके नए आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 में भारत की जो खुदरा महंगाई दर थी वो बढ़कर लगभग जो है 3.2 हो गया है। ये बढ़कर 3.2 हो गया है, जो पिछले महीनों के सबसे उच्च स्तर पे है। अब हम सबसे पहले आपको ये समझा दें कि ये जो सीपीआई होता है वो क्या होता है। हालांकि मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो आर्टिकल है वो आपका द हिंदू में है। उसी द हिंदू से ये लिया गया है, प्राइस प्रेशर और न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, जो इंडिया में एनर्जी और इन सब को लेके हुआ है, वो इन्फ्लेशन के रूप में दिखेगा। यही चीज़ इसमें है। ठीक है, आगे आइए हम बताते हैं आपको। ये यहाँ पे जो मैंने अभी बात बोली है कि आरबीआई ने जारी किया है पिछले 10 मंथ से 3.2 फरवरी 2026, ये यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, और ये 2 से 6% के आसपास में होता है। ठीक, अब हम आपको ये बताते हैं कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो एक ऐसा सूचकांक होता है। ठीक है, वो एक ऐसा सूचकांक होता है जिससे नापा जाता है कि आम उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग या रोजमर्रा में यूज करता है उनकी कीमतों में कितना बदलाव हुआ है। उदाहरण के लिए खाना, कपड़ा, यहाँ पे देखिए फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, मेजर डिटरमाइन ओवरऑल इन्फ्लेशन, जो ट्रांसपोर्ट, क्लॉथिंग, हाउसिंग, फ्यूल, फूड, ये सब चीज़ें, घर, कपड़ा, खाना, किराया, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि में कितनी चीज़ें उपयोग की जा रही हैं, इनके खर्चों को जोड़ा जाता है। भारत में सीपीआई के आंकड़े जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI इसके द्वारा जारी किया जाता है। और आरबीआई जो है, इसी के आधार पे आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति तय करती है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अभी मैं नीचे आपको ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे आइए हम देखते हैं कि ये फूड इन्फ्लेशन होता क्या है। ठीक है, अब सवाल आता है कि महंगाई बढ़ क्यों रही है और खाद्य पदार्थों की महंगाई क्यों बढ़ रही है। ठीक है, भारत में सीपीआई बास्केट खाद्य वस्तुओं का वजन जो है लगभग कितना है, 26.75% है। इसका मतलब यह है कि अगर खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो पूरी महंगाई दर तेज़ी से ऊपर जाती है। फरवरी 2026 में फूड इन्फ्लेशन 2% एक से बढ़ के 3.35% फरवरी में हो गया। जनवरी में कितना था, 2.1%, ये जनवरी में था। और फरवरी में कितना हो गया, 3.35%। काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुआ। ठीक, इसमें खास तौर पर मांस, खाद्य तेल, फल, मेवे, इन सब की कीमतों में तेज़ी देखी गई। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडिबल ऑयल, फ्रूट, मीट, ये सब चाहिए। ठीक है, यहाँ हम एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि टमाटर की कीमतों में लगभग 45% की बढ़ोतरी हुई। ये देखिए टमाटर की, टमाटो एक्सपेंडेड डोमेस्टिक 45%। ठीक है, 45% की बढ़ोतरी हुई। अब भारत में टमाटर, प्याज, आलू जो टॉप क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, भारत में जो टॉप क्रॉप्स होती हैं, ये वाली टमाटो और ऑनियन
पोटैटो की कीमतें अस्थिर हमेशा रहती हैं। तो होती क्यों है? इसका कारण है मौसम का प्रभाव, भंडारण की कमी, परिवहन लागत और बाजार की संरचना। क्योंकि हमारे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज कम है, ठीक है। ये भी चीज़ें हम कभी डिस्कस करेंगे आपको इकोनॉमी में, तो बताएंगे कि कैसे ये कोल्ड स्टोरेज की कमी है और हम चीज़ों को सड़ने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो कैसे उन चीज़ों को अगर हम बचा के रख सकें, तो जब चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगी तो उन्हें हम जो है उपयोग करेंगे, ठीक है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ राहत को भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए प्याज की कीमतों में लगभग 28% की गिरावट भी हुई है। ऐसा नहीं है, ये देखिए यहाँ पे प्याज की कीमतों में लगभग 28% की गिरावट हुई है और आलू की कीमतों में लगभग 18% की कम हुई हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि भारत में सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, जो मतलब बहुत अस्थिर होती है। यही कारण है कि सरकार कई बार बफर स्टॉक और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जैसी नीतियां अपनाती है। मतलब बफर भी रख देती हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी नहीं किया जाता है। अब हम एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कारक की बात करते हैं, एल नीनो। मैं इन सब की वजह, अभी आपको मौसम का नाम लिया ना मैंने कि मौसम भी इसको प्रभावित करता है, तो कैसे करता है मैं वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करके बताता हूँ कि कैसे होता है। आइए हम समझते हैं एल नीनो क्या होता है। एल नीनो एक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग, ठीक है, यहाँ पे पढ़िए, प्रशांत महासागर और उसके जो है पैसिफिक ओशन, ये लिखा हुआ है, पूर्वी भाग पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत में एल नीनो अक्सर कमजोर मानसून से जुड़ा होता है। अगर मानसून कमजोर हुआ तो कृषि उत्पादन घट जाता है और इससे खाद जो महंगाई है खाने की, वो जो बढ़ जाती है। अच्छा, अब मैं ये भी बता दूं कि एल नीनो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिहाज से। ये भी यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसको हम किसी दिन डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी के लिए ये जो करंट अफेयर का टॉपिक है हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं वैश्विक जो है भू राजनीतिक जो फैक्टर हैं, जो कारक हैं, उसके। वर्तमान में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का प्रभाव ऊर्जा बाजार और खाद्य उत्पादन दोनों पर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग जो फर्टिलाइजर बनाने में भी उपयोग होता है, ठीक है, उसका बहुत कमी हो गई है। अभी कल वाले हिंदुस्तान के आर्टिकल में आप देखेंगे अगर, तो उसमें भारत सरकार ने जो है हिंदुस्तान टाइम में दिया गया था कि उन्होंने चाइना से इस चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए कहा है। तो अभी देखिए कैसा क्या होता है बनाने में। अब मैं बता दूं, ये जो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसन होता है उसमें भी इसका गैस का उपयोग होता है। तो अगर सप्लाई रुकी है तो फर्टिलाइज़र का भी उपयोग जो बनाने में वो भी बाधा आएगी, ठीक। अगर गैस की सप्लाई प्रभावित होती है तो उर्वरक की भी कीमत बढ़ेगी, जिससे कृषि लागत और बढ़ेगी, अंततः खाद महंगाई और बढ़ेगी, ठीक है। महंगाई का सिंबल ये होता है इस तरीके से। इसी तरह एक और कारण अगर हम कहें तो सोने और चांदी की जो कीमतें हैं इस समय में, उसमें भी तेजी हुई है, ठीक है। मेटल प्राइस जो है, तो मेटल में सोने और चांदी की भी कीमतों में फरवरी 2026 में इसमें सोने की कीमत में 48.2% लगभग, ठीक है, जबकि चांदी के आभूषण में 100% तक की महंगाई हो गई थी, ठीक है। सिल्वर ज्वेलरी में जो है 100% तक महंगाई हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ गई थी, जैसे युद्ध हुआ था, आर्थिक संकट आया था, वित्तीय अस्थिरता, तब निवेशक अपना सेफ हेवन एसेट छोड़ते थे, जैसे गोल्ड और मेटल, सिल्वर, इन सब सारी चीज़ों में लोग निवेश करते हैं जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती है। तो जो है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, वार होती है कहीं भी, तो लोग स्टॉक मार्केट और इन सब चीज़ों से अपना पैसा निकाल के सोने और चांदी में लगा देते हैं, जिससे ये कहीं भी आसानी से जो है हमें क्रय विक्रय में सहायता करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम ऊर्जा की भूमिका को समझते हैं। अगर कच्चा तेल की कीमत बढ़ती है तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, आप कोई भी गाड़ी चलाइए, एलपीजी से रहे या सीएनजी से रहे, ठीक है, या जो है डीजल से रहे या फिर पेट्रोल से हो, तो कहीं भी किसी भी चीज़ को परिवहन करने में उसकी लागत जो है बढ़ जाएगी।
तो जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो परिवहन लागत बढ़ जाएगी, इससे खाद्य वस्तुओं और अन्य उत्पादों की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसे ही कॉस्ट जो अर्थव्यवस्था में होती है, इसे ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, कौन सी इन्फ्लेशन? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अब इतना तो महंगाई बढ़ गया, आरबीआई इसमें क्या करेगा? अब आरबीआई की जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, ये कमेटी है इनकी मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी मुख्य लक्ष्य ही यही होता है कि सिर्फ महंगाई को नियंत्रित करें। लेकिन समस्या यह है कि वर्तमान में महंगाई के कई कारक हैं, सप्लाई साइड फैक्टर भी है इसमें। ठीक है, सप्लाई साइड फैक्टर भी है। और जैसे मौसम हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इसमें जुड़ी हुई हैं। इन समस्याओं को सिर्फ ब्याज दर बढ़ाकर हल नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि जैसे भी महंगाई जब बढ़ती है तो ब्याज दर उसे कम और ज़्यादा करके महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ब्याज दर ही जो है महंगाई का कारक नहीं हो सकता। युद्ध भी है, तेल भी नहीं जो है चीज़ें, अभी तेल की मान लीजिए आ रही है, लेकिन गैस की जो है नहीं आ रही है। तो बहुत सारी अर्थव्यवस्था हमारी जो है सीएनजी गाड़ियां भी उससे निर्भर होती हैं, क्योंकि हमें जो है प्रदूषण भी कम करना है, तो कई गाड़ियां सीएनजी से भी आती हैं, तो उससे भी तो सप्लाई चेन बाधित हो रही है इस वजह से। तो कई कारक हैं, तो ये एक तरीके से लूप होल जैसे कहा जाए तो वो बन गया है अभी के लिए। तो सिर्फ आरबीआई इन्हीं चीज़ों पे महंगाई बढ़ा के या ब्याज बढ़ा के जो है इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर आरबीआई ब्याज दर बढ़ाता भी है तो महंगाई कम हो सकती है, लेकिन इससे आर्थिक विकास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि निवेश जो है, निवेश और ऋण दोनों लेना महंगा हो जाएगा। जैसे अगर इन्होंने ब्याज दर बढ़ा दिया, मतलब पहले मान लीजिए ब्याज दर 100 रुपये पे 1 रुपया लगता था, तो अगर इन्होंने ब्याज दर बढ़ा दिया 5% कर दिया, तो 100 रुपये पे 5 जो है रुपये लगने लगेगा। ये एग्जाम्पल है, बाकी ब्याज दर और महंगे होते हैं। तो 100 रुपये 5 रुपये अगर लगने लगा तो लोग ब्याज कम ले लेंगे, ऋण कम लेंगे, ऋण कम लेंगे तो निवेश कम होगा, तो इससे भी प्रभावित होंगी चीज़ें, तो इसलिए बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये महंगाई जो है अभी है इस तरीके से। इसलिए महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ एक ही मौद्रिक नीति कारक नहीं हो सकती है, बल्कि सहकारी नीतियाँ जो होती हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर या पॉलिसी जो होती हैं, उसकी भी ज़रूरत होती है। सरकार को कृषि आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर जो सप्लाई चेन है उसको सुधारने के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़ानी पड़ेगी। पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, को मजबूत करने की आवश्यकता है। उसके अलावा भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल जैसे वैकल्पिक स्रोतों से भी निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें जो है सरकार के साथ साथ निजी लोगों की भी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हमें क्या होगा, सप्लाई चेन में मदद मिलेगी। ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होगा उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर हम उसी चीज़ों को बढ़ाएं तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन, विंड हाइड्रोजन, ये देखिए ग्रीन हाइड्रोजन और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, इन सब की चीज़ों को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसको बढ़ाएंगे, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, तो हमें खाड़ी देशों पे कम निर्भर रहना पड़ेगा। तो जैसे आज सप्लाई चेन, जैसे होर्मुज जल संधि के पास में हमारी गैस जो है रोक दिया गया मान लीजिए, तो क्या हुआ कि हम आज गैस की किल्लत हो गई है। तो अगर उन चीज़ों को हम यहाँ से सुधारेंगे तो ये चीज़ें सही होंगी, अगर हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, भारत में खाद्य महंगाई का कारण जो है इसी तरीके से ये बढ़ रहा है। अंत में हम जो है इसके निष्कर्ष रूप में आइए पीछे नीचे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि खुदरा महंगाई जो अभी आरबीआई के सीमा के अंदर है, एल नीनो के ऊर्जा कीमतों और वैश्विक संघर्ष के कारक भविष्य में महंगाई बढ़ सकती है और भी। ठीक है, इसलिए भारत को मौद्रिक नीति, कृषि सुधार और ऊर्जा संक्रमण, जो ऊर्जा मतलब कई डाइवर्सिफाई करने के लिए, को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, ताकि दीर्घकालिक रूप में आर्थिक ऊर्जा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए इस पे जो क्वेश्चन बने हुए हैं, पीवाईक्यू में आए हुए हैं, उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो मैं बता दूं कि इसमें आरबीआई के द्वारा, मतलब यूपीएससी के द्वारा, आरबीआई नहीं यूपीएससी के द्वारा हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो इसमें अगर आप लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो कहा जाता है बार बार कि आप सॉल्व कीजिए, तो अगर पीवाईक्यू के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलती है इससे। इससे आपको सिर्फ ये नहीं जानने को मिलता है कि
हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ये भी जानने को मिलता है कि क्वेश्चन कितने गहराई से पूछा जाता है और किस किस तरीके से पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है, आप इसे देखिए, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा और इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट इसका आंसर आप जो है एक्सप्लेन कमेंट में आप बताइएगा। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अभी मैं ऊपर बात किया हूँ कि जो कंट्रोलिंग करना, प्राइस को कंट्रोल करने का है, वो किसके द्वारा, कौन रिस्पॉन्सिबल है भारत में। तो आप इसमें देख के हमें को बताइएगा कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या डिपार्टमेंट ऑफ करंट अफेयर है या ये है, कौन सा है, आप कमेंट में बताइएगा। हम इसके बारे में एक एक करके व्याख्या कर देते हैं। भारत में जो मुद्रास्फीति की यानी जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, उसको नियंत्रित करने की और मूल्य को स्थिर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आप कमेंट में बताइएगा। उत्तर आरबीआई की होती है। 2016 में भारत सरकार और आरबीआई के बीच में इन्फ्लेशन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क लागू किया गया था, जिसके तहत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो है 4% रखा गया था, यानी कि ±2, 4% का रखा गया था और +-2 किया गया था कि या तो जो है महंगाई 4 और 2 बढ़ के 6 हो जाएगी, या तो 4 और -2 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से निर्धारित किया गया था। आरबीआई जो है अपने मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से विभिन्न उपकरणों उसमें रहते हैं कई तरीके से, जैसे आपको बताया गया होगा या हम कभी बताएंगे इसमें, जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, RRR उसको बोलते हैं, ठीक है, और कैश रिजर्व रेशियो CRR होता है, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों, ये सारे उपकरण हैं आरबीआई के। इन सारी चीज़ों के तहत में वो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अन्य विकल्पों में जो है, अब जैसे मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ये जो है उपभोक्ता संरक्षण व कीमत निगरानी करता है, ठीक है। ये जो है उपभोक्ता की